जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो करने वाले हैं बिहार सचिवालय का जो है अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 करने वाले हैं। सेट नंबर 1 आपने काफ़ी जो है शेयर किया है, वो काफ़ी ट्रेंड पर है वीडियो, आप उसको देख लें। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये पूरा हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना होती है और एक तरह से आपका जो है यहाँ पर रिवाइज भी हो जाता है दोस्तों। तो बहुत सारे बिहार सचिवालय के प्रैक्टिस सेट हमारे मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं दोस्तों। इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार सचिवालय से संबंधित सारी अपडेट और सारी तैयारी आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। कृष्णदेव राय ने ही विट्ठल स्वामी मंदिर को भी बनाया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे प्रश्न की बात करें दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा जो प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन के नेता माना जाता है? तो चिपको आंदोलन का जो नेता माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है दोस्तों। यह कब हुआ था? तो 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। चिपको आंदोलन पेड़ को बचाने से संबंधित एक आंदोलन था दोस्तों, ठीक है। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें, तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? तो ये कौन थे दोस्तों? तो तेलंगाना के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में हुआ था। वर्तमान में तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य है, क्योंकि 29वां राज्य तेलंगाना था दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 29वां राज्य भारत का कौन सा है? तो तेलंगाना हो जाएगा। 28 राज्य इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब यूटी का दर्जा मिल गया है, इसीलिए 29 की जगह अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। चलिए दोस्तों, आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान का आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? तो ये कब प्रारंभ किया है प्रधानमंत्री जी ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान जो कब प्रारंभ किया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया था। और यह जो है दोस्तों महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर, महात्मा गांधी के 45वें जयंती के अवसर पर स्टार्ट किया गया था, गांधी जयंती के अवसर पर, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? तो बाजार सुधार के लिए जो जाना जाता है दोस्तों, ये कौन जाना जाता है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। और इसकी बारे में अगर जानकारी चाहिए, यानी कि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाजार सुधार प्रणाली का जो विस्तृत जानकारी है ये किसमें है? तो तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक में है। तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक बर्नी हैं। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो साहित्य रत्न जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। साहित्य रत्न जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। वहीं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, ये सब तुलसीदास की रचना है। 8वें नंबर प्रश्न की बात करें, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में जो विदेश मंत्री को कहा जाता था दोस्तों, वो सुमंत कहा जाता था। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। 90वें नंबर प्रश्न की बात करें,
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो शिक्षा संबंधी सुधार में हो जाएंगे कौन? अकबर। अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और अकबर ने ही शिक्षा संबंधी बहुत सारे सुधार किए थे। 10वें नंबर प्रश्न की बात करें, वर्ष 1938 के लिए भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1938 में जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, यह कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। और हरिपुरा अधिवेशन से जो संबंधित है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी संबंधित हैं। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस 1938। उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन होता है 1939 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का महात्मा गांधी से थोड़ा विवाद हो जाता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और 1939 का भी जो है त्रिपुरी अधिवेशन के ये अध्यक्षता करते हैं। बाद में ये त्यागपत्र दे देते हैं और उनके जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना को सरकारी तौर पर कब घोषणा किया गया? तो भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन घोषणा जो ये घोषणा कर दी गई थी 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को सर माउंटबेटन द्वारा माउंटबेटन योजना की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी। मास्टर जी इन्फो पर जो आपको ये अभी बताया जा रहा है दोस्तों, बिहार सचिवालय से संबंधित जो है, बिहार सचिवालय से संबंधित अरिहंत पब्लिकेशन का ये सेट 2 है। सेट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खान द्वारा किया गया था। चलते हैं 53वें नंबर प्रश्न की ओर। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है वो किस राज्य में है दोस्तों? तो उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा है। ठीक है। 14वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया? तो भारत बांग्लादेश के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1971 का युद्ध, उसमें क्या हुआ था? पाकिस्तान हार गया था और भारत जीत गया था। उसके बाद क्या हुआ था? बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था। बांग्लादेश का क्या हो गया? बंटवारा हो गया और बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1971। बांग्लादेश दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। ठीक है। 15वें नंबर प्रश्न की बात करें, मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो विरोध का उद्देश्य था दोस्तों, बकासत भूमि की वापसी की मांग। बकासत भूमि की वापसी की मांग के लिए मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 16वां नंबर प्रश्न, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ, ये आपका प्रश्न है। तो 1912 में बिहार जो है बंगाल से पृथक हो गया। बात करें 17वें नंबर प्रश्न की, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में पटना में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसका मकबरा सासाराम में है? तो सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था। ग्रांड ट्रंक रोड जो कि काफ़ी प्रसिद्ध राजमार्ग है दोस्तों, वो उसे शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वें नंबर प्रश्न की बात करें, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.8%। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.8% है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब 20 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है धर्मपाल है। सॉरी दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत में ही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत में ही है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वें नंबर प्रश्न की बात करें, गांधी के चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था तीन कठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। यानी कि एक बीघा में जो 3 कट्ठा है उस पर आपको क्या करना है? तो नील की खेती करना है। यही चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, चंपारण बिहार में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी वह 1917 में हुई थी। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी। चलते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। 23वां नंबर जो प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के
दशक में पटना नगर केंद्र किस लिए प्रसिद्ध था, ये पूछा जा रहा है। तो ये बहावी आंदोलन के लिए केंद्र पर था। 1830 में दशक में पटना नगर केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना नगर था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न की बात करें, नवाब अलीवर्दी खां निम्न में से किस ईस्वी में बिहार का नायाब नाजिम बना था। तो नवाब अलीवर्दी खां जो बना था नवाब वह बना था 1732 में। 1732 में नवाब अलीवर्दी खां बिहार का नायाब नाजिम बना था। 25वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का प्रथम भारत का अंतिम भारतीय वायसराय कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वें नंबर प्रश्न की बात करें, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत सरकार की थिंक टैंक कहलाती है। भारत सरकार की क्या कहलाती है, नीति आयोग थिंक टैंक कहलाती है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 27वें नंबर प्रश्न की बात करें, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे जो चमकीला ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहते हैं, या पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 28वें नंबर प्रश्न की बात करें, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीप भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। बात करें, निम्न में से किसे भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यानी कि भारत रत्न भी उन्हें मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। तो ये जो व्यक्ति हैं लता मंगेशकर जी हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गए हैं है। तो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है, इसे हमें याद रखना होगा। चलते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। 30वां नंबर जो प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय शासन के 3 स्तरीय प्रणाली के रूप में विद्यमान है। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय जो होगी, ये बलवंतराव मेहता समिति की सिफारिश पर हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था तीन खंड पर विभाजित थी, यानी 3 स्तरीय प्रणाली दिया था बलवंतराव मेहता समिति। वहीं अशोक मेहता समिति जो था वो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अशोक मेहता समिति ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वें नंबर प्रश्न की बात करें, महात्मा गांधी ने 1930 में इनके विरुद्ध दांडी यात्रा की थी। तो 1930 में जो महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा किए थे नमक पर कर लगाने के विरोध में, नमक पर सर्वाधिक कर लगा दिया गया था, इसलिए महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा की थी, वो गुजरात से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वें नंबर प्रश्न की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। निम्न में से किस देश में दिरहम मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दिरहम मुद्रा किस देश का है। दिरहम मुद्रा किस देश का है दोस्तों, तो दुबई का जो मुद्रा है दिरहम मुद्रा है। दुबई कहाँ पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में दुबई पड़ता है। 33वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में जो अनुसूची है दोस्तों वो है 12। भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है, 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले जो है मुख्य रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में अभी जो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 34वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो भारत के किस संघ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो दिल्ली में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35वें नंबर प्रश्न की बात करें, नागालैंड की राज्य की अधिकृत भाषा क्या है, यानी कि नागालैंड की जो भाषा है वह क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की भाषा क्या है दोस्तों, अंग्रेजी है। 36वें नंबर प्रश्न की बात करें, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री में भारत में आंतरिक आपातकाल कब घोषित हुआ था। यानी कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी दोस्तों, तो उनके शासनकाल में आपातकाल कब घोषित किया गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल घोषित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वें नंबर प्रश्न की बात करें, राज्यसभा के अध्यक्ष भारत में कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष भारत में कौन होता है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 38वें नंबर प्रश्न की बात करें, पंचवर्षीय योजना
की कौन सी अवधि योजना अवकाश कही जाती है? तो पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि योजना अवकाश कही जाती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 66 से 69। प्रथम योजना अवकाश जो हुआ था 1966 से 69 हुआ था दोस्तों। पहला जो पंचवर्षीय योजना था 51 से 56 था, दूसरा 56 से 61 था, तीसरा 61 से 66 था। और 66 के बाद यानी कि 3 पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हुआ था, और वह कब हुआ था? 1966 से 69 के बीच। 1966 से 69 के बीच। 39वें नंबर प्रश्न की बात करें, बैंकिंग दरों में एक प्रचलित दर SLR, इसमें से S का पूर्ण रूप क्या है? तो SLR में S का जो है वो पूर्ण रूप क्या है वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेचुअरी। बैंकिंग दरों में SLR का में जो है S का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टेचुअरी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। 40वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर अगर पूछे तो CD देशमुख हो जाएंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर CD देशमुख हो जाएंगे। ठीक है। 41वें नंबर प्रश्न की बात करें, विश्व के नए 7 आश्चर्यों में से एक माचू पिचू कहाँ है? तो माचू पिचू जो है यह कहाँ है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये पेरू में है। यानी कि 7 जो है ना बोलता है कि मतलब 7 मुख्य चीज, उसमें से 7वां जो है माचू पिचू, वह कहाँ है? तो पेरू में है। 7 आश्चर्य है और उसी में एक माचू पिचू है जो कि पेरू में है। भारत में क्या है दोस्तों? तो ये ताजमहल है, ये 7 आश्चर्यों में से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वें नंबर प्रश्न की बात करें, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार की शक्ति को कमजोर करना। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह जो कि 1930 में दांडी गुजरात से स्टार्ट हुई थी दोस्तों, इसका लक्ष्य था सरकार की शक्ति को कमजोर करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43वें नंबर प्रश्न की बात करें, 23 फरवरी 1946 को रॉयल भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? यानी कि रॉयल भारतीय नौसेना के आत्मसमर्पण के लिए जो तैयार किया गया था वो कौन तैयार किए थे? तो ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉयल भारतीय नौसेना को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया था। कब? 1946 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44वें नंबर प्रश्न की बात करें, 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? तो 1932 में यरबदा जेल, 1932 में महात्मा गांधी कहाँ कैद थे? तो महात्मा गांधी को यरबदा जेल में कैद कर लिया गया था। और यह किसके लिए आमरण अनशन किए थे? तो यह आमरण अनशन जो हुआ था रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के कारण हुआ था, क्योंकि तभी जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो 32 में, दूसरा जो 32 में गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें क्या हुआ कि सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय लिया गया रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। इसी के लिए महात्मा गांधी ने जब वहाँ से लौटे, भारत लौटे, तो महात्मा गांधी को यरबदा जेल में कैद कर लिया गया। और 1932 में ही महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पंचायत के कारण अपना अनशन स्टार्ट किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक पंचायत के कारण महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन स्टार्ट किया था। 45वें नंबर प्रश्न की बात करें, मध्यकालीन बिहार में मनेर का नगर क्यों महत्वपूर्ण है? तो मनेर का नगर मध्यकालीन बिहार में क्यों प्रचलित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सूफियों के लिए। सूफियों के लिए मध्यकालीन बिहार में मनेर का नगर प्रसिद्ध था। 46वें नंबर प्रश्न की बात करें, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र जो था तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है। राजा तक्ष द्वारा इसे बनाया गया था दोस्तों। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वें नंबर प्रश्न की बात करें, नाबार्ड क्या है दोस्तों? तो एक कृषि आधारित बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड बोर्ड, इस तरह से इसका कुछ फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो 47 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है ये हो जाएगा पुनर्वर्ती संस्था के रूप के काम करना। पुनर्वर्ती संस्था के रूप में काम करना, ये कृषि बैंक के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। और बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला जो स्टॉक एक्सचेंज खोला गया था वह कहाँ खोला गया था? ये बम्बई में खोला गया था, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि पहला स्टॉक एक्सचेंज है। 49वें नंबर प्रश्न की बात करें, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की अधिकार किसको है? यानी कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है विधि के प्रश्न पर
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 137 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। 50वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, आतंकवादियों तथा उदारवादियों अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख कौन थे? यानी कि अतिवादियों और उदारवादियों का जो मिलन करवाया था, ये किन्होंने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने अतिवादियों और उदारवादियों का पुनर्मिलन करवाया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा अतिवादियों और उदारवादियों का पुनर्मिलन करवाया गया था। 51वें नंबर प्रश्न की बात करें, बर्ड फ्लू में कौन सा विषाणु पाया जाता है? तो बर्ड फ्लू में जो विषाणु पाया जाता है H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू का विषाणु है। H5N1 बर्ड फ्लू का विषाणु है। चलते हैं 52वें नंबर प्रश्न की ओर, अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग होता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशमक यानी कि आग बुझाने में किया जाता है। 53वें नंबर प्रश्न की बात करें, जल का विसंक्रमित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है? जल को विसंक्रमित यानी कि संक्रमित से बचाने के लिए, जल को विसंक्रमित से यानी कि संक्रमण से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। तालाब में या कुओं में जो काई आ जाती है दोस्तों, उसे ब्लीचिंग पाउडर द्वारा दूर किया जाता है, जिससे विषाणु वहाँ नहीं पनप सके। चलते हैं 54वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। न्यूटन की गति का पहला नियम अवधारणा क्या है? न्यूटन की गति का जो है पहला गति का अवधारणा क्या है? तो जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले गति का नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। 55 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। यानी कि विटामिन जो आंखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 56वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसका उच्च मात्रा में अंतर्ग्रहण हृदय रोग का मुख्य कारण है? यानी कि आपको कौन सा चीज़ ज़्यादा लेने पर हृदय का प्रॉब्लम हो सकता है? तो ये हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदयघात, हार्ट अटैक की संभावना होती है। 57वें नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरी रक्त की आपूर्ति करता है? तो ऑक्सीजन से भरी रक्त की जो आपूर्ति करता है वो होता है हृदय धमनी। हृदय धमनी जो है रक्त वाहिनी, हृदय धमनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरी रक्त की आपूर्ति करती है। चलते हैं 58वें नंबर प्रश्न की बात करें। 58वां नंबर प्रश्न है, मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होता है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स विषाणु के कारण मलेरिया होता है, या मलेरिया जो है मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण फैलता है। और उसमें जो वाइवेक्स होता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, यानी कि रोगाणु होता है। अगर ये पूछे किस मच्छर के काटने से मलेरिया, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। 59वें नंबर प्रश्न की बात करें, तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? तो 59 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा हल्के नाभिक द्रवण के कारण। हल्के नाभिक द्रवण के कारण तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। चलते हैं 60वें नंबर प्रश्न की ओर। 60वां नंबर जो प्रश्न है, यदि एक बल्ब 3 सेकेंड में 1500 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब की शक्ति क्या है? P बराबर W/T होता है दोस्तों। इस आधार पर हम लोग इसको निकाल सकते हैं, और 60 का जो सही आंसर हो जाएगा 500 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। 500 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1500/3 कर देंगे, यहाँ 1500/3 कर देंगे तो 500 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलते हैं 61वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए गए हैं। 61वें नंबर प्रश्न की बात करें, 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली ऊपर की दिशा में दागी जाती है तथा इसका वेग 100 मीटर पर सेकेंड है। जब यह उसकी आधी शीर्ष ऊंचाई पर पहुंचेगी तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 61 का जो है आंसर, ये गतिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, तो 250 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 250 जूल होगा। इसे बनाकर आप लोग देख लें। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या है? तो प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या जो है वह परमाणु संख्या को दिखाती है। चलते हैं 63वें नंबर प्रश्न की ओर। 63वां नंबर जो प्रश्न है, कुकुरमुत्ता किस प्रकार का रोगाणु है? तो ये जो है दोस्तों, ये क्या है कुकुरमुत्ता? तो कुकुरमुत्ता जो है दोस्तों, ये हो जाएगा क्या? ये कवक हो जाएगा। कवक को ही कुकुरमुत्ता रोगाणु कहते हैं।
64वें नंबर प्रश्न की बात करें, प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है दोस्तों केसरकुई रज्जु है। केसरकुई रज्जु है, केसरकुई रज्जु है प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रक केंद्र। 65वें नंबर प्रश्न की बात करें, थर्मामीटर में उपयोग किया जाने वाला तरल धातु क्या है? तो थर्मामीटर में जो उपयोग करने वाला तरल धातु है दोस्तों Hg है, जिसे पारा भी कहते हैं। थर्मामीटर में जो तरल धातु पाया जाता है वह Hg है, जिसे पारा के नाम से भी जाना जाता है। 66वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि शरीर के गंध को दबाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कहा जाता है। तो शरीर के गंध को दबाने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है दोस्तों डिओडोरेट का प्रयोग किया जाता है हृदय के गंध को दबाने के लिए। 67वें नंबर प्रश्न की बात करें, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों ये अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है दोस्तों। चलते हैं 68वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। फ्लोएम के माध्यम से चीनी को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो फ्लोएम के माध्यम से चीनी को किस रूप में जाना जाता है? तो सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक जो मीठा चीनी होता है उसे फ्रक्टोज कहते हैं दोस्तों। 59वें नंबर प्रश्न की बात करें, सूक्ष्म जीवों के कारण हुए संक्रमण के प्रसार से बचने के लिए इनमें से क्या किया जाता है? तो 69 का जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा अपशिष्ट का उचित निपटान और टीकाकरण। अपशिष्ट का उचित निपटान और टीकाकरण करने से सूक्ष्म जीवों के कारण हुए संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। 70वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, MS एक्सेल क्या है? कंप्यूटर से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने मिलेंगे, ठीक है। MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल जो है दोस्तों MS एक्सेल इसमें प्रश्न पूछा जा रहा क्या है? यह एक विंडो आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। यह एक विंडो आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। 71वें नंबर प्रश्न की बात करें, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल नामक अम्ल होता है, यह क्या है? तो ये सही है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चलते हैं 72वें नंबर प्रश्न की ओर। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। क्या पतला करके? तो ओजोन 3 हो जाएगा इसका, सही है। ओजोन 3 परत को पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है, किसको पतला करके? तो ओजोन 3 को पतला करके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सहत चक्रिका दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? तो एक सहत चक्रिका जो प्रणाली है दोस्तों ये प्रणाली कौन सी हो जाएगी? तो प्रकाशीय प्रणाली हो जाएगी। एक सहज चक्रिका यानी कि कंपैक्ट डिस्क यानी कि CD 10 सामग्री भंडारित कौन सी प्रणाली है? तो प्रकाशित प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74वें नंबर प्रश्न की बात करें कि किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य ससंजक बल। ससंजक बल क्या होता है दोस्तों? 2 समान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे ससंजक बल कहते हैं। 2 असमान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे असंजक बल कहते हैं। चलते हैं 75वें और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। 75वां और आज के अंतिम प्रश्न की बात करें, एक गोलाकार तस्करी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, उनका द्रव्यमान भी एक समान है, उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर एक कमरे में छोड़ दिया गया, तो इनमें से सबसे धीमी गति का कौन सा ठंडा होगा? तो सबसे धीमी गति का जो ठंडा होगा दोस्तों वह गोला ठंडा होगा। तो आज जो थे दोस्तों अरिहंत पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट 2 आपने देखा। आपको बिहार सचिवालय के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए गए हैं, जिसमें आपको जो मिला है एडिटोरिया मिला है, क्राउन का, प्लेटफॉर्म का और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा दिया गया है। आप एक बार मास्टर जी इन्फो चैनल को विजिट जरूर करें, वहां पर आपकी संपूर्ण तैयारी की गारंटी दी जाती है, क्योंकि बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वहां पर आपको करवा दिया गया है। एक बार जरूर जाकर देखें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और अपना सुझाव जरूर दें। इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर PDF डाला जाता है दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल को पर जुटें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।